हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा यूकेएसएससी पैटर्न पर आधारित हिंदी व्याकरण की अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें, यूकेएसएससी हिंदी सिलेबस हमने 1 मंथ में कंप्लीट करने का आपको वादा किया है। तो यह हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम हिंदी विकास के मुख्य तथ्य यानी हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसकी उपभाषाएं और जो भी इसके फैक्ट बनते हैं वो आपको करा चुके हैं। और उसके 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टाइप प्रश्न जो आपकी आगामी दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो करवा दिए हमने। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पीडीएफ फॉर्म में उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वहाँ पे हम बता देंगे आपको ये कहाँ से करना है। तो वर्णमाला आज हमारा चैप्टर होगा साथियों। वर्णमाला बेसिकली होता क्या है, इसमें स्वर क्या होते हैं और स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण ही इस क्लास का मेन उद्देश्य है। और इसमें ज़्यादा फैक्ट कुछ नहीं है, खाली समझना है। वीडियो पूरा देखें, यहीं पर आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में 100 एमसीक्यूज इसके हम आपको करवाएंगे। तो वर्णमाला को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा फ्रेंड्स, वर्ण। साथियों, कोई भी मनुष्य है किसी न किसी भाषा का गुणगान अवश्य करता है। तो उस भाषा का गुणगान यदि करता है तो उस भाषा की कुछ ना कुछ ध्वनि अवश्य होती है। उस ध्वनि को प्रतीक चिन्हों में जो व्यक्त होता है, प्रतीक चिन्हों में व्यक्त करने की जो व्यवस्था बनाई गई है हिंदी व्याकरण में, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को फिर क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, उसे हम वर्ण कहते हैं। और उन्हीं वर्णों के जो व्यवस्थित तरीके से बनाया गया एक फॉर्मेट है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में पहले स्वर को फिर व्यंजन को आने की व्यवस्था रखी गई है। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, जिनके सहायता से यानी स्वरों के सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं। अब उच्चारणानुसार स्वर को हम कैसे पढ़ेंगे, एक तो हो गया जिनका उच्चारण होता है, एक होते हैं कि कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी है उच्चारण के अनुसार, 45, और जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हो गए। इसमें हमने 10 स्वरों में क्या क्या नहीं लिया, री नहीं लिया और अंक नहीं लिया और अह नहीं लिया, तभी ये क्या है 10 स्वर है, क्योंकि री इनका उच्चारण नहीं होता। तो 10 स्वर 35 व्यंजन, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हो गए हमारे। अब बात करते हैं लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर होते हैं टोटल 52 वर्ण। 52 वर्ण में 13 स्वर हो गए जिसमें हमने अंक और री को मिला दिया, और 35 व्यंजन हो गए, और 4 इसमें हम संयुक्त वर्ण को भी जोड़ते हैं। संयुक्त वर्ण जैसे क्या होते हैं, छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया। तो संयुक्त वर्ण क्या होते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो एक मोटा मोटा आइडिया आप ले लो कि संयुक्त जो व्यंजन होते हैं वह व्यंजन होते हैं जिनका शब्दकोश में कहीं पर भी अच्छा खासा प्रयोग नहीं होता, छिटपुट प्रयोग होता है। यदि इन जो संयुक्त व्यंजन है इनको हमें ढूंढना है, इनके अर्थ को हमें पता करना है, तो इनसे मिले हुए वर्ण को कोश में हमें जाना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो स्वर हमने बताया कि क्या होते हैं, आप लोग पढ़ गए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें मेन बात यह है कि अंक अह को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब इनको अनुस्वार क्यों कहते हैं साथियों, अंक अह को आप बारीक से देखो तो अंक क्या है, क। इसमें अंक यानी क की ध्वनि निकल रही है, और प्रयोग कहाँ पे हुआ है, इनका स्वर के साथ हुआ है। तो ध्वनि किसकी निकल रही है, व्यंजन की, और प्रयोग कहाँ पे हुआ है, स्वर का हुआ है। ना ये स्वर है और स्वर भी नहीं हुआ, क्योंकि ध्वनि व्यंजन की निकल रही है और इसका प्रयोग तो स्वर के साथ हुआ है, बट क्या है, ये व्यंजन है, व्यंजन भी नहीं है। न यह स्वर के साथ प्रयुक्त होता है, न व्यंजन के साथ इसका अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिलता है। तो इन अंक और अह को तभी हम अनुस्वार कहते हैं, यानी इनका कुछ भी न स्वर के साथ मिलन होता है न व्यंजन के साथ, इसलिए इसको अनुस्वार हम कहते हैं। व्यंजन को आप देख सकते हैं साथियों, व्यंजन क्या होते हैं, क वर्ग को हम जो कंठ से प्रयोग करे जाते हैं उनको क वर्ग कहते हैं। यानी इनको उच्चारण करने में, इनके उच्चारण करने में गले का प्रयोग होता है यानी कंठ। और च वर्ग का तालु होता है, यानी जो हमारी जीभ जाती है वो कहाँ जाती है, नीचे साइड, यानी तालु। आप एक बार कह के देख लो, च और छ, ज,
तो ऐसा तालु, जीभ जो है ना ऊपर कर दिए नहीं, और ट वर्ग हो गया मुर्दा, यानी आपकी जीभ जो है मुड़ेगी, इसको ट ठ और ड ड, ये नहीं मुड़ रही है नहीं। और ये जो आपका त वर्ग है दंती वाले, यानी दांत के आपके नीचे जाएगा, त और थ द, ठीक है, दांत का प्रयोग हो रहा है नहीं इसको बोलने में। अब आ गया ओंठ, यानी ओंठ का प्रयोग, यानी इसको बोलने में हमारे ओंठ क्या है, चिपकेंगे, प फ ब ब। तो और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, य र ल व। अंतस्थ व्यंजन इनको क्यों कहते हैं, इनका जो वो होता है स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है, इसलिए हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व के हैं अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, स स ह को। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण करने में हमारा जो जीभ है थोड़ा सा घर्षण और वो थोड़ा सा ऊष्मा हमारी निकलती है, यानी जैसे सौ थोड़ा घर्षण हुआ नहीं जीभ में, तो इस तरह से हम इसको तभी ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और सर। इनका शब्दकोश में अच्छा खासा प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। यदि इनका उच्चारण हम करते हैं तो क्या होता है, तो यदि हमें इनका उच्चारण करना है तो इनके पहले वर्ण में जाना पड़ता है। अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमने व्यंजन में पढ़ा कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कंठ से यानी गले से होता है, और च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है तालु से होता है, यानी जीभ क्या होती है ऊपर टच करती है नहीं, च ज, ठीक है। और मुर्दा जो होते हैं आपकी जीभ ट वर्ग को कहने में मुड़ेगी, तो वो ट वर्ग हुआ। और इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने द्विगुण व्यंजन पे भी एक फुट नोट लगाया हुआ है। द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके हमें दो गुण देखने को मिलते हैं, ड और ढ के। एक तो हो गए यहाँ पे बिंद वाला और एक सिंपल वाला, तो ड और ढ के हैं, द्विगुण व्यंजन है, ये भी आपको याद रखना है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है, और ओष्ठ का प्रयोग होता है प वर्ग को बोलने में। और य र ल अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मेल से होता है। और स स ह क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं साथियों, क्योंकि आपके इन उच्चारण करने में आपके जीभ में थोड़ा सा घर्षण की अनुभूति हमें मिलती है, जैसे सौ थोड़ा कंपन होता है नहीं, घर्षण टाइप का। और छ त्र ज्ञ की क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो साथियों हमने मोटा मोटा आइडिया स्वर और व्यंजनों का ले लिया। अब हम बारीकी से पढ़ेंगे पहले स्वर और स्वरों के वर्गीकरण, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्वरों का कहने का अलग वो है तरीका। जैसे कहीं पर क्या होगा, मुख खुलेगा पूरा, और कहीं पे क्या होगा, अलग होगा, कहीं पे होंठों का प्रयोग होगा, और कहीं पे किसी का प्रयोग होगा, कहीं पे नाक का प्रयोग होगा, जो ध्वनि आएगी नाक के से आएगी। तो ध्वनि के अलग अलग स्थानों से जब आती है तो वहीं पर इसको हम वर्गीकरण कह के पढ़ते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इस तरह से यह लेसन हमारा जाएगा। तो स्वरों का वर्गीकरण में आपको ले चलें फ्रेंड्स। स्वरों का वर्गीकरण हम कितने तरह से करते हैं, 5 तरीके से अप्रोक्स करते हैं, यानी उच्चारण के आधार पर स्वर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, और ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर, और हवा और नाक और मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। साथियों आप लोग उच्चारण के आधार पर स्वर, बेसिकली आपको जब स्वर का आप लोग गुणगान करते हो यानी स्वर को बोलते हो, आपकी ध्वनि जो जहाँ से भी पास होती है लगभग उसी का ही मिला जुला रूप यह वर्गीकरण है। आप इसमें कोई भी आपको ये तर्क नहीं लगाना है। जब आप किसी भी ध्वनि को कहते हो ना, जैसे अ का आपने, अ की आवाज़ कहाँ से आई और आ की आवाज़ कहाँ से आई, और जो औ है, औ को कहने में आपको क्या क्या आपका मुंह में टच हुआ, तो इस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, उच्चारण के आधार पर की, जिनके उच्चारण में ह्रस्व यानी बोलने में कम समय लगे। ह्रस्व मतलब क्या समझ सकते हो आप, कम। तो बोलने में जिनका कम समय लगे स्वरों में, वह क्या होंगे, ह्रस्व स्वर होंगे। जिनमें ज़्यादा समय लगे, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, तो जिनमें ज़्यादा समय लगे उच्चारण में वो क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे हमारे। और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगेगा वो हमारे होंगे प्लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होंगे, जिनमें किनके उच्चारण में कम समय लगेगा, जैसे अ ई उ, 1 मात्रा का समय लगेगा। और दीर्घ स्वर में क्या होगा, 2 मात्रा का समय लगेगा, यानी
आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ और ए और बड़े आई। और प्लुप्त स्वर क्या होंगे, राम, यानी एक वर्ण के आगे बड़े से लंबी टाइप की लाइन लगेगी, फिर इस तरह से प्लुप्त स्वर होंगे, यानी उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप महाभारत और ये रामायण देखते हो ना, वहाँ पे राम बोला जाता है, तो इस तरह से पात्रों में इसका संवाद में इसका यूज होता है। तो उच्चारण के आधार पर हमने 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण पढ़ा। अब करते हैं स्वर का जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो स्वर हैं उसको हम भी 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया आगे, जब जीभ आपकी आगे होती है। एक होता है जब जीभ आपके मध्य पोर्शन में होती है। एक जीभ जब आपके पश्च पोर्शन में होती है। तब जीभ आगे का जब आप उच्चारण करते हो तो जीभ आगे के भाग को टच करती है तो उसे हम कहेंगे अग्रभाग, और जब मध्य भाग को टच करेगी तो जीभ आपकी, उसको हम मध्य भाग कहेंगे। जब आपकी जीभ पीछे वाले पोर्शन में टच करेगी तो वह हो गया हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर पश्च भाग। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, ई आता है, बड़ी ई आता है, ए आता है, बड़ी ई। और मध्य, जब आपका जीभ मध्य में टच करेगी वह उसमें आएगा आपका अ सिर्फ। और पश्च में जब आपकी जीभ पश्च पोर्शन को आपको टच करेगी उसमें आएगा आ, ऊ, बड़ा ऊ और ये ऊ, 2 मात्रा का। तो आप प्रैक्टिकल भी करते जाए, इन वर्णों को अपना खुद एक बार खुद प्रैक्टिकल तरीके से करते जाए ताकि आपको समझ आ जाए। मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार आपका जब खुलेगा तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन आएगी। एक आपका, जब आपका मुंह जो होगा पूरा ओपन होगा, एक क्या होगा, हाफ ओपन होगा, और तीसरी कंडीशन इसमें क्या आ सकती है कि बंद होगा। चौथी कंडीशन आती है कि हाफ बंद होगा। तो वही कंडीशन है। विवृत मतलब क्या होगा, ओपन। अर्ध विवृत मतलब हो गया हाफ ओपन। अर्ध समृत मतलब हो गया, आपको देख सकते हैं आप, नॉट ओपन और पूरा ओपन। तो इस तरह से इसको हमने 4 कंडीशन में बांटा। विवृत, जब आपका मुंह द्वार पूरा ओपन होता है तो कौन सा स्वर आता है, आ। जब आपका मुंह द्वार आधा बंद होता है यानी आधा ओपन होता है तो ये स्वर आएंगे। जब आपका मुख द्वार आधा बंद आधा खुला रहता है तो ये आएंगे। जब आपका मुख द्वार पूरा बंद होता है तो ये स्वर आएंगे। तो ई कहने में आपका मुख द्वार जो हो गया, मुंह का आगे का द्वार आपका पूरा बंद होता है, ऊ, ठीक है। और अर्ध समृत ए, आई, थोड़ा सा खुला है नहीं। और अर्ध विवृत में क्या होंगे, अ, ए, ओ, औ। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें अलग अलग कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है। तो अलग अलग तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। अगला आता है होंठों की स्थिति के आधार। होंठों की स्थिति के आधार पर भी हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया जब हमारे होंठ जिन स्वर को कहने में आधे खुलेंगे उन्हें हम कहेंगे अवृतमुखी। जब उन स्वरों को जिनमें होंठ हमारे पूरे खुलेंगे उन्हें हम कहेंगे वृतमुखी। तो अवृतमुखी में कौन कौन से आगे, अ, आ, ई, ए, ऐ। वृतमुखी में ऊ, ओ, आंग, आ। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकल करते हुए चलिएगा तो आपको सब समझ आ जाएगा। अगला कंडीशन आती है हवा का नाक व मुंह से निकलना। तो हवा, जब आपकी किसी स्वर के उच्चारण में हवा का नाक और मुंह से निकलना क्या कहलाता है। 2 कंडीशन इसमें भी आती है। एक तो हो गया कि केवल हवा नाक से आए उन उच्चारण करने में। एक आता है कि पूरे नाक और मुंह दोनों से आए। तो जब केवल हवा मुंह से आती है तो उन्हें हम कहते हैं निरुनासिक। और जब स्वर को हम कहते हैं तो उसका नाक और मुंह दोनों से आती है तो उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण कौन से हो गया हमारे, अ, आ, ई और आपका अंक आह और ई। और निरुनासिक हो गया हमारे अ, आ, ई। तो इस तरह से हवा और नाक मुंह से निकलना, ये भाग 2 हो गए उसके। घोष तत्व के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण तो नहीं होता, व्यंजन वर्णों में हमें घोष देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण बढ़िया करके पढ़ दिया। अब हम आपको ले चलते हैं किन की ओर, व्यंजनों की ओर। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो यह लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यंजन किसे कहते हैं हमने आपको पहले अवगत करा दिया है। वो वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो इनका हम भी 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। पहला वर्गीकरण इनका स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म और संघर्षी व्यंजन। तो 3 तरह से व्यंजन का वर्गीकरण करके हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, यानी स्पर्श से आप क्या समझिए साथियों, यानी इसके कहने में कहीं ना कहीं आपकी जबान जो है कहीं ना कहीं स्पर्श होते हुए चलेगी। यानी जब
आप किसी भी व्यंजन को बोलोगे तो आपका वह वर्ण जो है किसी न किसी स्थान को स्पर्श करते हुए आएगा। यानी जैसे आप गले से बोलोगे, कोई करोगे या गला टच करके हुआ आएगा वो, और यदि आप जबान से बोल वहाँ से करोगे तो जीभ से टच करते हुए आएगा, यानी स्पर्श करते हुए आएगा, तो उसे हम कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को हम सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं, घोष तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। ठीक है, घोष तत्व के आधार पर कौन कौन से हो गए? अघोष और सघोष। प्राण तत्व के आधार पर हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। सबसे पहले आपको ले चलते हैं घोष तत्व के आधार पर। ठीक है, घोष तत्व में आप क्या समझिए? घोष तत्व में यानी आपका स्पर्श कहीं ना कहीं से होता हुआ जा रहा हो। जैसे कंठ, क वर्ग को हमने क्या बोला? कंठ से, और च वर्ग को क्या बोला? इस तरह से हमने अलग अलग आपको बताया था ना, कहीं से स्पर्श होते हुए आ रही है करके। तो घोष तत्व के आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा, अघोष और सघोष। तो अघोष किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, उसके उच्चारण करने में कंपन का न होना क्या कहलाता है? अघोष। अघोष यानी घोष नहीं है, कुछ भी कंपन नहीं है। सघोष क्या कहते हैं? सघोष यानी घोष है। तो उच्चारण के कंपन न होना सघोष कहलाता है। जब किसी व्यंजन वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कंपन का होना क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। तो कौन कौन से वह वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कंपन होता है? आपके क वर्ग की बात करें, यानी किसी भी वर्ग में पहला दूसरा व्यंजन क्या होगा? हर वर्ग का अघोष होगा। कौन सा साथियों? हमने अभी वर्ग पढ़ाया आपको, ये रहा। ये क्या हो गया हमारा? क वर्ग, ये हो गया च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी पहला और दूसरा जो वर्ण होगा हमारा हर वर्ग का, वो क्या होगा? अघोष होगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होंगे? हर वर्ण के सघोष होंगे। तो आपके प्रश्न में, यदि आपकी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सघोष है, आपको दिया जाएगा च, छ, ज और ज। तो इनमें से आपको बताया जाएगा कि सघोष कौन है। तो हमने आपको बताया कि जो पहला और दूसरा किसी वर्ग का वर्ण होगा वो अघोष होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? सघोष होगा। हर वर्ण का, चाहे ट वर्ग करो आप, प वर्ग करो, त वर्ग करो। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो घोष तत्व के आधार पर ये रहा। और सघोष क्या होंगे? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का दूसरा जो भाग है वो है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण का मतलब क्या समझे साथियों आप? हवा से है, यानी प्राण क्या हुई? हवा है। तो प्राण ऐसे समझ सकते हो आप, प्राण यार किसी को जीवित रहना है उसको हवा की ज़रूरत होती है, तो जीवित प्राण, ऐसे आप अनुमान लगा सकते हो। तो इसमें हम अल्प प्राण यानी अल्प प्राण, अल्प हवा निकलेगी इसको उच्चारण करने में, और महाप्राण यानी ज़्यादा हवा लगेगी। तो अल्प प्राण, किसी उच्चारण को करने में यदि कोई हमें शब्द दिया जाए, उसके हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण करने में हमारी मुँह से कम हवा निकले तो उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। जिसमें ज़्यादा हवा निकले तो उसे कहते हैं हम महाप्राण। तो अल्प प्राण को मुख से कम हवा निकलती है। तो कौन कौन से वर्ण हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। तो साथियों आपको ये याद रखना है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण हमने क्या बताया? इनको कहने में, इनके उच्चारण करने में मुख से कम हवा निकलेगी तो वो क्या होंगे? अल्प। ये अल्प मतलब कम, ठीक है, अल्प प्राण। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होंगे? हमारे अल्प प्राण। और दूसरा, चौथा ये क्या होंगे? महाप्राण। तो हर वर्ग में काम करेगा, चाहे आप ट वर्ग पे करो, चाहे त वर्ग पे, प वर्ग पे, क वर्ग के। तो इसकी डेफिनेशन आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि अल्प प्राण में क्या होगा? मुख से कम हवा निकलेगी, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। और महाप्राण में क्या होगा? उसको कहने में ज़्यादा हवा निकलेगी, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। एक बार सघोष और अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण को आपको इस चार्ट से आपको समझा देते हैं। तो सघोष और अघोष में साथियों हमने क्या कहा कि उनके उच्चारण में मुख से कम हवा, वो जिनके उच्चारण में सघोष और अघोष में हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी? उच्चारण में कंपन का न होना, ठीक है, इनके उच्चारण में कंपन नहीं होगी, उसे हम कहेंगे
अघोष, और जिनके उच्चारण में कंपन होगी उसे हम कहेंगे सघोष। तो इसमें क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया हमारा, अघोष हो गया, और तीसरा चौथा वर्ण क्या होंगे, सघोष होंगे। चाहे किसी भी वर्ण में जाओ आप, च वर्ग ट वर्ग में जाओ। अब आता है अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण क्या होंगे, किसी भी जिसके उच्चारण में कम समय लगेगा वो हो गया अल्प, जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा निकलेगी वो हो गया महाप्राण। तो हर वर्ग का अल्पप्राण में क्या होगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होगा, दूसरा चौथा हो गया महाप्राण। तो इस तरह से आप लोग ऐसे अपना अनुमान लगाकर इसको पूरा याद कर सकते हैं साथियों। तो दूसरा कैटेगरी इसमें आती है कि अंतस्थ व्यंजन। हमने यहाँ पे ऊपर दे रखा है, देखो 3 भाग थे ना, स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है। तो य र ल व ये क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन होता है। इनका व्यंजन के स्वर और व्यंजनों के बीच ही इनका उच्चारण होता है। तो य कहाँ से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। र और ल दंतमूल से बोले जाते हैं, वर्तस्य भी कहते हैं। और व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है, यानी दांत और निचले होंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। तीसरा भाग जो व्यंजनों का आता है वो आता है ऊष्म और संघर्षी। तो ऊष्म और संघर्षी से आप लोग समझ गए होंगे कि उच्चारण में वर्ण का स्थान रगड़ा खा का आता है, यानी लगभग ऊष्मा टाइप की निकलती है और रगड़ टाइप हो जाए, सौ ऐसे ना, सौ ऐसे थोड़ा सा आपकी जबान क्या होगी, थोड़ा सा उच्चारण करने में रगड़ टाइप की हो रही है, तो इसलिए हम इनको ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो सौ 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 ह क्या है, ऊष्मी व्यंजन होते हैं। तो इनमें इतने हमने इसके पाठ, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ दिया। अब ले चलते हैं आपको छोटे से शॉर्ट नोट्स की ओर जो संबंधित है इन्हीं पाठ से। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो उच्छिप्त मतलब आप ऐसे समझ सकते हो साथियों कि जब आपके किसी कहते हैं ना उसको उछेटना, यानी यहाँ से उसको दूर भगाना। तो इसी से ही यह शब्द की उत्पत्ति हुई है। जब जीभ आपके झटके से मुंह तालु के ऊपर जाती है फिर नीचे टच करती है तो उसे हम कहेंगे उच्चिप्त व्यंजन। वह कौन से व्यंजन होंगे, फिर ड और ढ। अब एक बार बोल के देखो, ड ढ। तो ऐसे आपकी पहले जीभ मुड़ के ऊपर जा रही है फिर झटके से नीचे आ रही है ना, तो वही क्या कहलाते हैं, उच्चिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ड और ढ को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उच्चिप्त व्यंजन भी कहते हैं। अगला आता है अयोगवाह को परिभाषित कीजिए। जैसा कि हमने बताया कि अयोगवाह को हम क्या कहते हैं, जैसे जो अंक और अह जो हैं इसके, उसको हम अयोगवाह की दृष्टि से देखते हैं। और आपको बताया ये भी था हमने कि इनका उच्चारण स्थान होता तो प्रयोग तो ये किस में है साथियों, स्वरों में होता है इसका प्रयोग, अंक और स्वरों के साथ ही तो हुआ, बट इनका न तो कहीं पे शब्द में इसका प्रयोग होता है। और दूसरी बात यह है कि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो व्यंजनों की ओर ज़्यादा जाते हैं, अंक यानी क का प्रयोग हो रहा है ना, अंक। तो इस तरह से व्यंजनों में भी इसका देखने को प्रभाव देखने को मिलता है। और आपको बता दें ना, ये व्यंजन है और जब इनका हम उच्चारण व्यंजन स्वरों की सहायता से नहीं कर सकते तो ये ना ये स्वर भी हैं। तो इस तरह से हम न इसका स्वर में प्रयोग है न व्यंजन में प्रयोग है। जो इसका जाति योग न स्वर की तरह है न व्यंजन की तरह है, तो इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं ये, और विसर्ग ये क्या होंगे, अनुस्वार हो गए हमारे। अगला आता है कि संयुक्ताक्षर कौन कौन है। संयुक्ताक्षरों को हमने आपको बताया था कि शब्दकोश में क्या होता है, इन संयुक्ताक्षरों का कुछ भी हल्का फुल्का भी प्रयोग देखने को मिलता है कहीं छिटपुट। तो जो शब्द प्रयोग होता है, यानी जहाँ पे भाषा से संबंधित शब्द रखे जाते हैं वहाँ पे इनका छिटपुट प्रयोग देखा जा सकता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र ऐसे जो हैं संयुक्ताक्षर हैं। यदि संयुक्ताक्षरों से संबंधित इनके शब्दों को हमें जानना है, इनके अर्थों को जानना है, तो इनके पहले वर्ण में जाना पड़ता है। यदि हमें छ से संबंधित शब्द जानना है तो हमें किस में जाना पड़ेगा, क में। त्र से संबंधित जानना पड़ेगा तो त में जाना पड़ेगा, ज्ञ से ज में और स्र से स में। तो छ किससे मिलकर बना है, क और स से। त्र जो है त और र से। ज्ञ जो है ज और य से। स्र जो है स और र से। तो एग्जाम की दृष्टि से भी साथियों यह आपका महत्वपूर्ण है कि संयुक्ताक्षर कौन सा किससे बना हुआ है। तो साथियों आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा वर्णमाला वाला चैप्टर। यदि आपको एमसीक्यूज भी इसके करने हैं तो मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे साथियों।
तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। आपकी हिंदी व्याकरण और उत्तराखंड की ये चीज़ें हमारे द्वारा आपको पूरी कराई जाएंगी। निश्चिंत होकर हमारे साथ अपनी तैयारी को और से निखारने का प्रयास करें। तो थैंक यू एवरीवन, लगे रहेगा अपनी तैयारी में भी। यदि आपको इससे संबंधित कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।